आज हम पढ़ेंगे बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लास 12 चैप्टर 1। तो इसमें हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोन होती हैं। पहले हम जानेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। उनकी नेचर के इर्रेस्पेक्टिव होती है, मतलब नेचर पर डिपेंड नहीं करती। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उतनी ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी। अब पहले जानेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर हम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? properties which depend upon number of particles of solute present in the solution जितने ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोन है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ठीक है, तो पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट। इनको लर्न करते चले कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब 1 बाय 1 इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब देखने को मिलेंगी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको समझते हैं। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट। ये हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट। और बच्चों ये है वोलेटाइल। अब ये जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो इसके सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। दीज आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ऑल दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन वेपराइज। सब के सब वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, सभी के वेपर्स बन सकते हैं एट टेम्परेचर T। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का टेम्परेचर T है तो इसके सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कैन वेपराइज। सभी के सभी वेपर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक सोल्यूट ऐड करें, ये बच्चों सोल्यूट है,
और ये वाला जो सोल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसको हम इस सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। ऐड करने से हमें प्राप्त होगा बच्चों क्या? सॉल्यूशन। सही बच्चे जानते हैं सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो सॉल्वेंट के होंगे सरफेस पर और कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स। तुम देख सकते हो यहां पर ये वाला जो डार्क डॉट है ये सोल्यूट पार्टिकल है जो कि सरफेस पर मौजूद है, क्योंकि हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया है। तो सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों तरह के पार्टिकल हैं, सोल्यूट पार्टिकल भी है, सॉल्वेंट पार्टिकल भी है। ये जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है ये सॉल्वेंट पार्टिकल है या कह सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन वेपराइज, क्योंकि वे वोलेटाइल है। सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सर्कल से रिप्रेजेंट किए गए हैं ये सभी वेपराइज हो सकते हैं, इन सभी के वेपर्स बन सकते हैं। लेकिन जो सोल्यूट हमने ऐड किया है वो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं ये डार्क डॉट वाले पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स डार्क डॉट से जो सोल्यूट के पार्टिकल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये वाले ये सोल्यूट पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो एट द सेम टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T, एट द सेम टेम्परेचर, at temperature T solvent and at temperature T solution, at the same temperature we take both solution and solvent at the same temperature। तो सेम टेम्परेचर पर हम देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन से वेपर्स कम बन रहे हैं जबकि सॉल्वेंट से वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं। तो यहां पर हम देखने में ये आया कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर देखने में आ रहा है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। अब वेपर प्रेशर कम क्यों? क्योंकि वेपर ज्यादा बन रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में तो इतने वेपर्स बन नहीं रहे हैं। अब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसको P1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। P1 नॉट ये आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, VP ऑफ सॉल्वेंट। P1 नॉट या PA नॉट ए भी लिख सकते हैं यहां पर। जबकि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ड्यू टू द वेपर्स ऑफ द वेपर्स फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का उसको हम PS कहते हैं। क्या कहते हैं? PS। और हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था कि जो PS होता है वो P1 प्लस P2 होता है। एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, यहां पर जो कंपोनेंट 1 है वो सॉल्वेंट है और कंपोनेंट 2 सोल्यूट है। तो ये है कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर और ये है कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर। जबकि कंपोनेंट 2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0 है, क्योंकि कंपोनेंट 2 नॉन वोलेटाइल है। हमारा सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। देखो ये इसको हमने कंपोनेंट 2 कहा है, इसको हमने कंपोनेंट 1 कहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो PS इक्वल टू हो गया कितना? P1। और हमें हेनरी लॉ से मालूम है कि P1 इक्वल टू होता है P1 नॉट X1। इसको हम P1 को कभी कभी PA भी लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम PA लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे PA, तो यहां पर हम लिखेंगे PA नॉट XA। सॉल्वेंट को सिंबल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हियर वी आर टेकिंग इट एज P1। अभी हम P1 लेकर चल रहे हैं, तो मैं ये मिटा देता हूं।
अब यहां पर देखिए, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना कम है? कैसे बताएंगे? जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS। इतनी कमी आई। जैसे मान लीजिए 100 बार था, ये 80 बार रह गया, तो कितना प्रेशर कम हो गया? वी आर फाइंडिंग डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस 80, इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं? ध्यान से देख ले सब बच्चे। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाता है। अच्छा, PS जो होता है हमारा, वो P1 के इक्वल है। देख पा रहे हैं यहां पर हम, PS इक्वल टू है P1। तो यहां पर हम P1 लिख सकते हैं। P1 पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट A का। यहां पर जो कंपोनेंट A के वेपर्स निकल रहे हैं, इनका प्रेशर है ये, इसको P1 कहेंगे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, यहां भी तो P1 कह सकते थे, यहां भी A के कंपोनेंट 1 के वेपर्स निकल रहे थे, यहां भी कंपोनेंट 1 के वेपर्स निकल रहे हैं। बच्चों, यहां पर जो कंपोनेंट 1 के वेपर्स निकल रहे हैं वो कम निकल रहे हैं, ठीक है। और जब यहां पर जो वेपर्स निकल रहे हैं प्योर स्टेट में, वो ज्यादा निकल रहे हैं। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में जो वेपर्स के द्वारा प्रेशर बनता है उसको P1 नोट कहते हैं, जबकि सॉल्यूशन के केस में वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको P1 कहते हैं, वो कम होता है। तो यहां पर हो गया ये P1 नोट माइनस P1, इसको कहेंगे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर निकालनी हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन VP वेपर प्रेशर, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है उसको हम P1 नोट से डिवाइड कर देते हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया है, लोअरिंग इन VP में जो कमी आई है, इसको हमें डिवाइड करना होगा P1 नोट से, क्योंकि हम यहां पर रिलेटिव लोअरिंग फाइंड कर रहे हैं, P1 नोट के रेस्पेक्ट में लोअरिंग फाइंड कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में। तो उसके रेस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए तो P1 नोट से डिवाइड करना पड़ेगा। तुलनात्मक रूप में हम यहां पर देख रहे हैं, तो P1 नोट से डिवाइड करेंगे, लोअरिंग है हमारी P1 नोट माइनस P1, और इसको हम डिवाइड करेंगे P1 नोट से, तो ये आएगी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला है। एक बात ध्यान रखो यहां पर कि P1 का फॉर्मूला है P1 नोट x1। x1 यहां पर मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 की सॉल्यूशन में। तो बच्चों आगे चलते हैं और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और पिछली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियोस देखने के लिए भी। चलिए, हमने देखा बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आई आपकी RLVP इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट, ठीक। और हमें मालूम है यहां पर कि P1 कितना होता है, P1 होता है P1 नॉट x1, पुट कर दिया यहां पर हमने जस्ट। अब क्या करेंगे, P1 नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचता है 1 माइनस x1 और डिवाइड बाई P1 नॉट। P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो गया, और 1 माइनस x1 होता है बच्चों x2, क्योंकि हमें मालूम है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1। किसी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट हो, ये सॉल्यूशन है, इसमें एक तो हमारा सॉल्वेंट है
और एक हमारा सोल्यूट है जिसको हमने डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया था। सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था? सर्कल से, सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। और सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया था? डार्क डॉट से। तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट के लिए सिंबल यूज किया था हमने 1 और सोल्यूट के लिए सिंबल यूज किया था 2। तो ये बच्चों x1 किसकी मोल फ्रैक्शन है? x1 क्या लगता है आपको? x मतलब होता है मोल फ्रैक्शन और 1 कौन है? कौन है 1? 1 है आपका सॉल्वेंट, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और x2 किसकी मोल फ्रैक्शन है? x2 सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है। और यहां पर हम देखें तो x2 इक्वल टू आएगा 1 माइनस x1। इनकी मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, ये पिछली क्लासेज में हम देख चुके हैं। तो x2 इक्वल टू आ गया 1 माइनस x1। तो यहां पर 1 माइनस x1 की जगह हम रख सकते हैं x2। और x2 क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में मिलाया था उसकी मोल फ्रैक्शन है x2। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया फॉर्मूला आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। देखो क्या है, दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये है P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइड बाय P1 नॉट। और दूसरा फॉर्मूला है मोल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू होती है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। अब यहां पर केस बनता है, केस बनता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस का केस, कि अगर सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा? देखते हैं उस केस में क्या फॉर्मूला होगा। देखिए इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, in case of dilute solutions, in case of dilute solution, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में होता क्या है बच्चों कि जो सॉल्यूशंस डाइल्यूट होते हैं उनके अंदर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वाटर तो बहुत ज्यादा लेंगे, जैसे वाटर ले लें 600 ग्राम, और सोल्यूट ले लेंगे सिर्फ 1 ग्राम। तो यहां पर तुम क्या देखते हो? सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट की तुलना में, देखो जरा ध्यान से, सोल्यूट का मास देखो सॉल्वेंट की तुलना में, सोल्यूट बहुत कम है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं। सोल्यूट के जो मोल प्रेजेंट होंगे इसमें वो बड़े ही कम होंगे, क्योंकि सोल्यूट का मास ही बहुत कम है। तो सोल्यूट के जो मोल्स प्रेजेंट होंगे यहां पर वो बहुत कम होंगे, और सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा होंगे। तो यहां पर हम देख पाएंगे कि जो सोल्यूट के मोल होंगे N2 वो बहुत कम होंगे, इससे N1 से। N2 N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, 2 मतलब सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यहां पर बहुत कम होंगे, क्योंकि सोल्यूट ही बहुत कम है। सोल्यूट देखो, ये सोल्यूट है, ये बहुत कम है, इसको 2 से रिप्रेजेंट किया है। ये सॉल्वेंट है, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया है। सोल्यूट के मोल यहां पर बहुत कम है, सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा है। तो क्या यहां पर तुम सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करेंगे बताइए? क्या सिंबल होगा उसका? मोल फ्रैक्शन का सिंबल x होता है, सोल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x2 फाइंड करेंगे। यहां पर हम x2 कैसे फाइंड करेंगे? 2 के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 1 के प्लस 2 के, इसी तरह फाइंड करेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में। चलो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमें रिलेटिव लोअरिंग देखनी है।
डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी, अभी निकालते हैं। रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी, मैं मिटा दे रहा हूं यहां पर इसको, डाइल्यूट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहां पर से बच्चे। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में रिलेटिव लोअरिंग कैसे फाइंड करेंगे। इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें फाइंड करनी है RLVP। तो बच्चों अभी अभी हमने RLVP के दो फॉर्मूले देखे, एक फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट और दूसरा फॉर्मूला है X2, ठीक। अब या XB भी लिख सकते हैं यहां पर। तो X2 कैसे फाइंड करते हैं, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। और यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हमें मालूम है हियर N2 इज लेस देन N1। अभी हमने देखा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स बहुत कम थे, N2 इज वेरी स्मॉल। तो इस N2 को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट यही कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। यहां पर इस N2 को N1 में ऐड किया जा रहा है और N1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यहां पर N2 की जो वैल्यू है N1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो यहां पे N1 के रेस्पेक्ट में ये नेग्लेक्ट होगा। यहां पर N2 किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है, ऊपर N2 नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, N2 डिवाइड बाई N1। N2 इज नेग्लेक्टेड, यहां पर N2 को नेग्लेक्ट किया गया है। अब N2 का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है W2 डिवाइड बाई M2, सोल्यूट का गिवन मास बाई सोल्यूट का मोलर मास। N1 का क्या फॉर्मूला है, W1 डिवाइड बाई M1, ठीक। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसे करके, यहां पर ये ऐसे हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका W2 M1 डिवाइड बाई W1 M2। और इसमें पजल हो जाते हैं बच्चे, तो बड़ा ही आसान है इसको याद करना। देखो क्या करो, इसको याद कैसे कर सकते हो, इसको WM लिख लो नीचे, WM यहां लिख दो 21 और यहां लिख दो 12, 21 12, WM 21 12, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स कौन सी हैं। W2 किसका मास है, W मतलब होता है गिवन मास, और 2 इज द सिंबल फॉर सोल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा W1 किसका गिवन मास है, बताओ। W होता है बच्चों गिवन मास, W हो गया गिवन मास, ठीक। और किसका गिवन मास हो गया, ऑफ सॉल्वेंट, 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। और M2 बताइए, M क्या होता है, M होता है मोलर मास, M हो गया मोलर मास। और 2 स्टैंड फॉर सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और M1 क्या हो गया आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों ये थी हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसमें हमने 3 फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट, दूसरा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2, और तीसरा फॉर्मूला है इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ध्यान रखना है, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस WM 21 12, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और फिर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसके लिए सब्सक्राइब करें और अगली क्लास को देखें।